अथॉरिटी के पास कि वो जो न्याय मिला है उसको एग्जीक्यूट तो कर पाए बायर्स के लिए। तो रेरा ने तो अपना काम पूरा किया, बट आगे की एग्जीक्यूशन के पावर्स भी रेरा के पास होने चाहिए, क्योंकि अब आप पूरी तरह से दूसरे के ऊपर मतलब आप डिपेंडेंट हो गए, तहसील और डीएम करेंगे कुछ जो कि नहीं हो पा रहा। और रेरा के पास अगर उस वक्त इतने पावर्स होते तो हमारे बिल्डर भागते नहीं भारत छोड़ के, क्योंकि रेरा के पास अगर गिरफ्तारी का पावर होता तो आज वो बिहाइंड, दूसरा भी बिहाइंड बार्स होता। एक को तो हमने करा दिया फिर ईडी में कंप्लेंट करके, बट दूसरा भी बिहाइंड बार्स उसी वक्त रेरा उसको पकड़ सकता था। तो मेरा ये कहना है, आपने एक इतनी बढ़िया बॉडी क्रिएट की है, उसमें इतने आपने मतलब महानुभाव रखे हैं, चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं, वो जो और टोटल हियरिंग्स भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि रेरा आपकी हियरिंग नहीं कराता है, बट हियरिंग्स भी हो रही हैं टाइम टू टाइम। उनके पास केसेस ज्यादा होंगे, मैन पावर कम है शायद देहरादून में, तो टाइम लगता है। मगर अगर आपने 7 साल में उस जजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है तो फिर आगे क्या होप है उस बायर के लिए जिससे जिससे आपको जजमेंट मिली है कि इनका पैसा वापस दिया जाए इतने इंटरेस्ट के साथ। तो अगर रेरा के पास वो पावर्स होते तो मुझे लगता है रेरा जरूर ऐसा कर सकती थी कि उनको उसी वक्त गिरफ्तार कराती, और उनको मतलब अपने इंटरेस्ट में उनको पैसा देना पड़ता कि भाई अगर मुझे छूटना है इस मुसीबत से तो मैं दूं। तो मैं इस बारे में हरप्रीत सिंह जी, जब हाउसिंग मिनिस्टर से मैंने उनसे भी बात किया था दिल्ली जाके, और उन्होंने कहा था कि कविता जी मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आम तोड़ लो जब पेड़ पे आम ही नहीं लगे। कह रहे हैं कि हमने एक पेड़ बनाया सब किया, बट उसमें हमने फ्रूट देने की शक्ति नहीं दी। तो ये हमने एक गैप छूट गया हमसे रेरा में। तब मैंने उनसे विनती भी की थी, लिख के एक एप्लीकेशन भी भेजी थी कि आप रेरा के पावर्स के बारे में कुछ सोचिए। हमारे साथ तो हुआ, फिर हमें आगे जाना पड़ा, ईडी में, एनसीएलटी में आगे जाना पड़ा। बट आगे जो आगे आ रहे हैं, इतने यहाँ पे धोखाधड़ी बिल्डर्स कर रहे हैं, इतने मासूम लोगों का पीएफ तक, जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो पीएफ कमाया होता है, वो सोचते हैं भाई या तो मैं रिटायरमेंट के बाद बेटी की शादी पे लगाऊंगा या मैं घर खरीदूंगा। और ये घर खरीदना एक बहुत ही आम बात है रिटायरमेंट से पहले या बाद में। तो इतने लोगों के पैसे लेके ये लोग भाग गए। तो रेरा के पास अगर वो पावर्स हो और इतनी शक्ति दे वो रेरा के एक्ट में, तो फिर ये कहीं जा नहीं सकते। ये सब एग्जीक्यूशन वगैरह जो तहसील डीएम को दे दी है, रेरा के पास पार्टली इसका पूरा वो होना चाहिए तरीका कि इसको कैसे करे। अब इतने रिमाइंडर्स भी भेजे रेरा ने डीएम को और सब जगह तहसील में, बट मुझे तो नहीं मिले आज तक पैसे। अभी भी हमारा अब एनसीएलटी में केस चल रहा है। तो अब मैं ये रेरा पे ब्लेम नहीं डालना चाहती हूँ कि रेरा की वजह से नहीं मिले, क्योंकि मेरे को पता है कि जो रेरा ने जहां तक कर सकते थे किया। जब उनके आगे आगे वो कुछ है ही नहीं, हाथ बंधे हुए हैं, तो वो भी क्या ही करेंगे। तो बट ये बात है कि रेरा को भी डिलीजेंटली फॉलो करते रहे डीएम तहसील से, बट कितना कर सकते हैं। एक सेक्शन 8 का प्राविधान दिया हुआ है रियल एस्टेट एक्ट में रेरा को। उसमें क्या होता है कि अगर बिल्डर चला गया और कंपनी बैंकरप्ट घोषित कर दी गई, तो उसमें आप रेरा सेक्शन 8 लगा के और बिल्डर्स को इनवाइट करके और बायर्स की सहमति से वो घर आगे बनवा सकते हैं, कंप्लीट करा सकते हैं। ऐसी कंपनीज के लिए जो बिल्डर्स छोड़ के भाग गए या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दी गई। बट रेरा उसको करते हुए हिचकिचाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ या बिल्डर बीच में भाग गया, या तो पूरा जो ये लूप होल है ना, ये क्लोज होना चाहिए। आपने सेक्शन 8 तो दे दिया रेरा को, बट रेरा उस सेक्शन 8 को इम्प्लीमेंट करे। या तो मेरी इसमें नॉलेज कम है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि रेरा ने हमारे केस में सेक्शन 8 इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। जो अभी चेयरमैन है रेरा के, उनसे भी हम 2 ढाई साल इस बारे में वार्तालाप करते रहे, पहले विष्णु जी से भी करते रहे। और वो बोलते रहे कि हम करेंगे, हम आप ही बना लीजिए, एसोसिएशन बना के खुद बना लीजिए। बायर्स कैसे बनाएंगे खुद?
ये तो बिल्डर, बायर्स अगर बिल्डर ढूंढ के बना ले तो फिर बायर्स तो फिर से धोखा खा सकते हैं। किसी अथॉरिटी का तो उसके ऊपर होना चाहिए ना, कि कोई देख रही है कि ये हो रहा है, जिसके डर से बिल्डर कंप्लीट करेगा। तो मेरी ये विनती है, जो भी यहाँ पे जिनके पास भी इस सब के लिए करने की क्षमता है और लॉ है और कर सकते हैं, पोजीशन में है, प्लीज इस बारे में भी थोड़ा सोचिए। और रेरा की जो मैन पावर कम है, उसमें भी मैन पावर बढ़ाना चाहिए इनको, क्योंकि इतने केसेस हो रहे हैं, 4-5 लोग कहाँ तक इस केस को किस हद तक ले जा पाएंगे, इतने केसेस को। तो इतने ऑफिसेज खाली पड़े हैं, उनकी मैन पावर ही पूरी नहीं है अभी तक देहरादून में। तो ये सब मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको शक्तिशाली बनाना चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी हम लोग तो 90 लोग हैं, बट कितने ज्यादा लोग होंगे। हमारा केस तो क्या मतलब, 4 करोड़ का पूरा घपला किया बिल्डर ने, उसी में हम फंसे हुए हैं और उसी में निकल नहीं पा रहे। 45 करोड़ का। और बाकी जो वहां मतलब से, मतलब भाटिया मैडम ये बताइए, आप कह रहे 47 करोड़ का घपला किया, मतलब क्या आप लोग भी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या? ये मतलब पार्टनर है इसमें कि आप नहीं एज नहीं, इंडिविजुअल? मैंने तो घर खरीदा था, पैसे दिए थे। तो 47-45 करोड़ का घर आपने खरीदा था? 90 लोगों का मिला के पैंतालीस 90 लोगों करोड़ का है। मिला था। और जो बाकी बैंक से उन्होंने लोन लिया वो 30 करोड़ अलग, तो ये 100 करोड़ का तो घपला ही है। हम्म। अब सात अच्छा साल से जी, सात इसमें साल आपने, से लोगों के फंसे हुए हैं पैसे। जी जी, भाटिया मैडम ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया हुआ है। बीरेन जी, अब आपकी तरफ हम आते हैं। इन्होंने कहा कि रेरा जो है वो काम तो कर रहा है, कहीं कहीं ये मतलब वॉइस हमारा वो हो रहा है। हाँ, ये तो ये प्रॉब्लम हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो सीपीसी में भी है, जैसे कि टाइटल तय हो जाए या फिर ओनरशिप तय हो जाए, उसके बाद भी एक एग्जीक्यूशन डिक्री का प्रोसेस होता है। और चूंकि जैसे हम आरटीआई में भी देखते हैं कि आयोग को जुर्माना वसूली के या इस तरह के अधिकार नहीं है, तो रेरा में भी जब एग्जीक्यूशन के या ये अधिकार नहीं है, तो फिर वो रेरा जो है वो केवल नाम का ही रह जाता है कि डिसीजन तो हो जाता है और रेरा काम भी कर रहा है, लेकिन स्टाफ की भी प्रॉब्लम है। हिंदी में इसको कहते हैं रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, जो रेरा का एक्ट है। तो ये घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश बढ़ाने में भी सहायता करने का प्रयास करते रहता है। अब इसको नहीं एक चीज, विनियमित करने के अब लिए एक चीज प्रत्येक इसमें राज्य में, इसमें हाँ बीरेन ये, जी एक चीज सवाल उठ रहा है कि ठीक है, रेरा ने आपके प्रकरण को सॉल्व कर दिया और ये बता दिया कि आपकी ऐसे गड़बड़ी हुई है। अब हाँ दूसरी बात यह है कि रेरा के डिसीजन के बाद में चूंकि कार्यवाही की पावर उसके पास नहीं है, तो कार्यवाही कौन करेगा, कहाँ पे जाएंगे कार्यवाही करवाने के लिए इसमें? नहीं, वो ऐसा है कि पहले इसलिए कि जो भी रेवेन्यू के मामले होते हैं, इसमें हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल कानून था उसमें ये था कि कलेक्टर, सॉरी तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर फिर कलेक्टर या डीएम, कलेक्टर या डीएम के ऊपर फिर डिविजनल कमिश्नर। तो इस तरह से रेवेन्यू कोर्ट पहले से ही बने हुए हैं। अब ये जो रेवेन्यू कोर्ट है, उसके अलावा क्योंकि प्रक्रिया को फास्ट करना है, इसलिए ये रेरा को इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि अर्बन एरिया में ये प्रोजेक्ट बड़े फास्ट चलते हैं और यदि 1 साल में बन जाए, जो भी मतलब टारगेटेड नॉर्मली ये होता है कि कंस्ट्रक्शन जो है 1 या मैक्सिमम 2-3 साल में हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो कॉस्ट पे बढ़ जाती है। और यहाँ पर चूंकि सीपीसी की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी है, बहुत ही स्लो है, इसलिए इसमें रेरा में एक स्पेशल एक्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए गए और इसमें जो पेनल्टी वगैरह के भी प्रावधान किए गए। रजिस्ट्री और ये जो इनके जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपलसरी किया गया। जितने भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उन सबके लिए कंपल्शन किया गया है कि ये रेरा के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करे, ताकि रेरा उसको मॉनिटरिंग कर सके। और इस तरीके से एक स्पीडी जो ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म है या जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो इसमें बनाया गया और इसमें भी ये प्रावधान है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और फिर वो साठ गांठ होने लगती है फिर से, कि जो बिल्डर्स है इनके पास पैसा होता है और फिर जो एजेंट्स होते हैं वो अपना जो मिडल मैन जिनको बोले, कि ये जो मिडिल मैन, जैसे मुंबई में तो मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा मिडल मैन है कि जिनका ना लेना ना देना कुछ, ना जिनके पास जमीन है कुछ नहीं, बस एक 10 बाय 10 के कमरे में कर दी है और करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं इधर उधर से, कि हर महीने लाइसेंस फी वगैरह वसूल करना। और इसीलिए जब ये एक स्कैम बस्ट होता है, तो अचानक रियल एस्टेट के भाव कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बात, घोटाला निकलता ही है। जैसे अभी सहारा स्कैम की बात की जौहर साहब ने, अब सहारा में भी क्या हुआ कि 2-3 चीजें एक साथ मिक्स हो गई थी। एक तो क्या था कि जो
सुब्रतो राय सहारा, कि जिसमें इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करना। अच्छा, इन्वेस्ट करके भी डालेंगे कहाँ पे? अब उसमें क्या होता है कि एक चिट फंड टाइप का कंपनी होता है। मैं भी एक चिट फंड कंपनी में 5 महीने ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ, जो मैं आलापल्ली का एक एक्सपीरियंस बता रहा था, आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे नक्सलाइट एरिया में। तो वहां मैं काम कर चुका हूँ नागपुर के पास, और इसलिए मुझे अनुभव है कि इसमें किस तरह से चलता है। एजेंट्स जो होते हैं इसमें, उनकी एक चेन बनाई जाती है जिसको चिट फंड कंपनी बोलते हैं। हाउ दिस चिट फंड बिजनेस इज रिलेटेड टू रियल इस्टेट। ये पैसा तो ले लेते हैं, अब पैसे का कुछ करना भी है, उसको डाल कहाँ पे रहे हैं? तो फिर जैसे गोल्डन फॉरेस्ट स्कीम है, या फिर जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो ऐसी जगह पर डालते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा सहारा सिटी खड़ा कर दिया था सुब्रत राय सहारा ने। सेबी के मामले में वो इस तरह से फंस गए कि ये पैसा जो था इसमें कुछ ब्लैक मनी आने लग गया बाद में। अब सोर्स कहाँ से बताएंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई हमने वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वापस कर दिया तो इनके प्रूफ बताओ, नाम पते बताओ कि आपने वापस किए है। अब नाम पते बताए तो उन्होंने पूरा कुछ 8 ट्रक भर के ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भेज दिए। सेबी ने केवल 5,000 लोगों का वेरिफिकेशन किया, और उन्होंने पाया कि ये सब एड्रेस और ये सब चीजें फर्जी थी। एक्चुअली पैसा तो ब्लैक का था, इन्वेस्टर तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। लेकिन वो यदि बोले कि पैसा वहां से आ गया, तो मामला फिर वो ईडी को चला जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम था एक्चुअली। और मनी लॉन्ड्रिंग यदि हो जाता है तो उसमें फिर वो दूसरा एक घोटाला निकल जाता है। अब ये जो चेन होती है चिटफंड कंपनी की, इसमें भी क्या होता है कि 51% तक का तो कमीशन बांट देते हैं। अब 51% बांट देंगे, और यदि पैसा आप उनको प्रॉमिस करेंगे कि हम 5-6 साल में आपका डबल कर देंगे, सो हाउ यू कैन मेक इट डबल और ट्रिपल विद इन 6 years? ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं बबल बस्ट होता ही है। और हम देखते हैं कि ये कंपनियां जो है वो बाद में भाग जाती है अचानक अपना ऑफिस बंद करके। तो भाग क्यों जाती है? बिकॉज द इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट साउंड। और ये इस तरह के, ये जो एक या दो तीन तरह के बिजनेस जो ये रहते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, ये कनेक्टेड रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, और इसमें फिर घोटाला हो जाता है। और जब घोटाला हो जाता है तो फिर जैसे हम शारदा हाउसिंग स्कैम वगैरह है, ज्यादातर ये कोलकाता बेस्ड ही कंपनियां थी कि जो इस तरह की चीजें करती थी। और उन्होंने फिर अलग अलग जगह पर ब्रांच भी खोल लिए। अब लोग भी लालच में पड़ जाते हैं कि जो बैंक में है उससे फास्ट उनको चाहिए पैसा। बैंक 6 साल में देता है, कोई उनको 5 साल में देता है, तो लोग उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, सिक्योरिटी को ध्यान देते नहीं है। और इस तरह से ये सब पैसा जो होता है वो एकदम से जब डूब जाता है, तब फिर उनके साथ ठगी हो जाती है। और फिर वो कुछ भी कर नहीं सकते। ऑफिस होता है, फर्नीचर होता है, अब 10 बाय 10 के कमरे में फर्नीचर तोड़ के उनको, पब्लिक को क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता, लोग भाग जाते हैं घोटाला करके। तो जब टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, दूसरा क्या है कि रेरा में जो भी एग्रीमेंट होते हैं, देखो एग्रीमेंट तो पहले से ही होते हैं, एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज है कि कहीं फ्रॉड हो, कुछ ये हो, तो उसको ट्राई किया जाता है। और उसके लिए स्पेशल मतलब सिविल कोड बने हुए हैं, रेवेन्यू कोड्स भी है। लेकिन ये जो स्पेशल एक्ट लाया गया वो इसलिए है कि जो रियल इस्टेट है, साथ में जो अर्बन हाउसिंग है, उसको बढ़ावा देना, और लोगों के साथ कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस तरह से रेरा बना है। लेकिन अब रेरा को और ज्यादा, जैसे अभी भाटिया मैडम ने कहा, कि इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और स्ट्रांग बनाने के लिए साथ का इनको एग्जीक्यूशन के भी पावर देने जरूरी है, क्योंकि जो अर्बन और रूरल एरिया में जो स्पीड है वो अलग अलग है। हाउसिंग की जरूरत वैसे सभी को है, अर्बन हाउसिंग भी है, रूरल हाउसिंग भी है। और इसलिए जैसा कि जो डीए, जो जैसे एमडीडीए बताया जौहर साहब ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस तरह की जो जैसे लखनऊ में एलडीए है, मसूरी देहरादून में एमडीडीए है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये लोग है जो एक अपने अपने शहरों में ये बनी हुई है। और ये जो हम बोलते हैं जिसको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ये लोग आते हैं। और ये अपना डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब है कि जो सिटी का एक प्लान होता है, वो प्लान ये लोग बनाते हैं। और साथ में एक मॉनिटरिंग भी करते हैं कि इसका जो मॉनिटरिंग करना है कि जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बने हुए हैं उसका पालन हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या होता है कि अनुबंध, यानी कि सेक्शन 6 में जो इसमें अनुबंध होते हैं, या जो संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब जब हैंड ओवर होता है, कि कंप्लीशन जब हो जाता है तब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो, तो ये टाइम बाउंड तरीके से हो, और इसमें कोई चीटिंग या धोखाधड़ी ना हो, तो ये इसमें दिया जाता है। अब इसमें जो देखा जाता है, अब ये जो रेरा है, ये हर एक स्टेट में बने हुए हैं। हर स्टेट के अलग अलग ये रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के तहत प्राधिकरण बने हुए हैं, और ये प्राधिकरण स्टेट लेवल पर है। अब इसकी आवश्यकता क्या थी 2016 में? इसकी आवश्यकता ये रही कि ये जो रियल इस्टेट क्षेत्र जो है, ये ज्यादातर अनरेगुलेटेड या गैर विनियमित रहा है।
और इसमें जो भी व्यवसाय प्रथा व्यवहारों का कोई मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो पहली बात तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, ये इसका एक एम रहा। दूसरा क्या है कि बिल्डर जो अपना बजट प्राप्त करता है कि कुछ अमाउंट वो एडवांस में लेता है, कुछ वो कंप्लीशन के बाद वो टेक ओवर करता है। तो इसमें जो परियोजना है या जो स्कीम है, अब इसमें लोग अकेले भी साइन करते हैं या फिर जैसा कि एक अपार्टमेंट्स होता है तो उसमें ओनरशिप होता है, तो उसमें प्रोजेक्ट भी होते हैं, और इनको लाभदायक परियोजनाओं में बदलना ताकि बिल्डर्स के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और वो चीटिंग ना कर सके। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो निर्माण में देरी होती है, लागत जो बढ़ जाती है, और कभी कभी गुणवत्ता या जो ये क्वालिटी से संबंधित भी कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मुद्दे हैं, इनको देखा जाए। और परियोजना में जो देरी होती है तो उसकी वजह से जो लागत बढ़ जाती है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो होता है कि डेवलपर जो है वो संपत्ति खरीदारों को जो धोखा देती है। फिर जो भवन निर्माण का जो कार्य है उसमें फिर ये होता है कि एक लोगों में जो एक धारणा बनी हुई है कि फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मैन लिव इन देम, कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो घर बनाते हैं और जो समझदार लोग होते हैं वो उन घरों में रहते हैं। तो बने बनाए घर ही यदि सब लोग लेने लग जाए तो फिर इसमें इन्वेस्टर्स या जो बनवाने में इंटरेस्ट कौन लेगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी कि जो भवन निर्माण कार्य जो है वो करीब ठप हो गया था, और जो बिल्डर का जो प्रस्तावित परियोजना है उसके बिना दिवालिया घोषित हो गया। जैसे कि अभी सेक्शन 8 के बारे में मैडम ने बताया कि जब दिवालिया घोषित हो जाता है, अब इसमें रेरा को ये पावर दिए गए कि दे कैन गेट इट कंप्लीटेड फ्रॉम अनदर बिल्डर। फिर शिकायत निवारण प्रणाली पहले नहीं थी, रेरा के पहले, कि कंज्यूमर ग्रीवस रिड्रेसल, ये अलग से नहीं था। और फिर इसमें काला धन जो आता है रियल इस्टेट में, जैसे अभी मैंने ये बताया कि जो सहारा था उन्होंने कभी बताया नहीं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया। एक्चुअली सभी लोग जानते हैं कि वो काला धन था, लेकिन काला धन बोलेंगे तो फिर वो पीएमएलए में आ जाएगा, पीएलए में आ जाएगा तो ईडी जांच करेगा। तो उन्होंने बता दिया कि पहला पैसा हमने रिटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे अड़ गया कि भाई रिटर्न कर दिया तो आप नाम और पते बताइए कि रिटर्न कहाँ किया। उनका ऐसा कहना था कि भाई देयर आर नो, क्लेम करने वाला कोई है नहीं, देयर आर नो क्लेमेंट्स, और जब तक क्लेम नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि क्लेम करने वाला, पैसा मांगने वाला तो कोई है नहीं, और हमने दे दिया और पैसा चूंकि सबको मिल गया इसलिए देयर आर नो क्लेमेंट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो जब जांच सेबी ने किया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पाया कि ये जो है ये नाम और पते तो फर्जी है, पूरे उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया, केवल कुछ परसेंट किया, 5-1 हजार, और उन्होंने बोला कि भाई ये नाम पते फर्जी है और इसके आधार पर ये तो साबित होता नहीं है कि आपने कुछ किया है। अब इसमें जो काला धन जो लगता है रियल इस्टेट क्षेत्र में, इसको रोकना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कि जो काला धन आता है कि जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। सहारा में भी ऐसा ही हुआ कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे और उनके साथ फ्रॉड हो गया और लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। और फिर ये धोखाधड़ी जब हुई, अब तो खैर उसके लिए भी वो ऑनलाइन कंप्लेंट और ये रिफंड और ये सब सिस्टम बना हुआ है। फिर अचल संपत्ति जो है कि जब हम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और जो आवास लेन देन में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कि इसमें खुलापन होना चाहिए और साथ में एक जवाबदेही भी होनी चाहिए, तो ये सुधार लाया जाए। दूसरा है कि इसमें घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाना। निवेश तो डोमेस्टिक भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी हो वो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग इसमें ना आ जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है कि इसका जो डिस्प्यूट्स है, इसका जो न्याय निर्णय है, तो इसमें एक स्पेशल कोर्ट बन जाने से ये हो गया कि जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट या ऑर्डिनरी रेवेन्यू कोर्ट जो होते थे, तो इसको एक विनियामक वातावरण, मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, इस तरह से बनाई गई। दूसरा है कि जो प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, सिर्फ ये तो प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी प्रोजेक्ट में भी जब टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कॉस्ट एस्केलेशन, कि उसका जो एक ओरिजिनल एस्टिमेट था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ने से उसका जो ये बढ़ जाता है, जो डिले और कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। दूसरा है कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड्स फॉलो होते नहीं है या फिर स्टैंडर्ड्स का वायोलेशन होता है, और फिर ये लोग जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है अलग अलग शहरों में बने हुए हैं, और इनके जो मानक बने हुए हैं, इन मानक का जो पालन नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक व्यवस्थित विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरा है कि जो इसमें मंजूरी लेनी पड़ती है, कि लोग जो अपनी अथॉरिटी से प्लान वगैरह मंजूरी करवाते हैं। अब ये प्लान का जो मंजूरी है उसमें भी बड़ा एक ऑनलाइन और ये सब प्रयास हो रहे हैं कि इसमें रिश्वत ना देनी पड़े, लेकिन इसमें भी होता है कि भाई रिश्वत दिया तो मंजूर हो गया, रिश्वत नहीं दिया तो आपका प्लान मंजूर नहीं करेंगे और उसमें अड़ंगेबाजी करेंगे,
ताकि रिश्वत मिल जाए किसी तरह से। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंडिविजुअल हो चाहे बिल्डर्स हो। बिल्डर्स क्योंकि बड़े पैमाने पर करते हैं तो वो सेटिंग भी कर लेते हैं, वो मंजूरी भी करवा लेते हैं क्योंकि रेट्स बंधे हुए होते हैं। अब जो घर खरीदारों के जो अधिकार है, जो हम कंज्यूमर की यदि इंडिविजुअल लोगों की बात करेगी, जैसे 50 लाख पूरी अपने जीवन की कमाई इकट्ठा करके लोग अपना देते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि 90 लोगों ने मिलकर 45 करोड़ दिया, मतलब एवरेज हम मान ले तो 50 लाख हर एक ने दिए। अब इनके जो अधिकार है, खरीदारों के जो अधिकार है, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो ये एक अभाव था, इसलिए ये एक्ट लाया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया था कि जो रेरा है, कि जो इसमें उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं कि अब रिट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब लागू होने की बात है, ऑलरेडी पेंडिंग में थे। तो विल इट बी विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या भविष्य लक्षी प्रभाव से होंगे, या ये बुध लक्षी प्रभाव से, मतलब विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे, कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2016 में, उनका क्या होगा? तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नियम है उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं जो जारी थी और जिनके लिए कानून की मंजूरी के समय पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे, तो उन पर भी लागू होगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, भूत प्रभाव से। ताकि जहां पर, और फिर उन्होंने ये कर दिया कि एक पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। ये एक नया डेवलपमेंट था 2016 में, पहले इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। तो अब यह है कि रेरा के साथ ये करना जरूरी है। दूसरी बात फिर क्या है कि पंजीकरण हो गया तो साथ में ट्रांसपेरेंसी के भी प्रावधान है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब दे शुड डिस्प्ले ऑन देयर वेबसाइट कि ये जो भी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, और ये जो भी परियोजना है जो प्रारंभ होने की अधिनियम वैसे 2017 में लागू हुआ है, ये 2016 का, तो उसमें प्रारंभ होने की तिथि पर जो चल रही थी, और जिन परियोजनाओं के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, क्योंकि पूर्णता प्रमाण पत्र के बाद हैंड ओवर हो जाता है, हैंड ओवर टेकिंग ओवर। तो उसके लिए जो प्रमोटर है, प्रमोटर वो होते हैं जो अपना इसमें ये बिल्डिंग परियोजना को प्रमोट करते हैं। तभी एक नामांकन किया जाए, एक रजिस्ट्रेशन किया जाए, और ये प्राधिकरण को एक एप्लीकेशन करेंगे टाइम बाउंड तरीके से। तो इनको एक टाइम दिया गया कि इतने टाइम के अंदर ये लोग अपना रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन करवाए। इसके बाद फिर जो नियम है, तो अलग अलग स्टेट से कुछ नियम बनाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो कई राज्यों ने अपने रेरा प्राधिकरणों के नियम बनाए जो इसके अनुरूप नहीं थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है, कि इसमें नियमों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा ये होता है कि अब रिकवरी ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट जैसे अबॉर्ट हो गया या कंप्लीट नहीं हो पाया, अब जो पैसा हो गया, जो इन्वेस्ट हो गया या दे दिया बिल्डर्स को, बिल्डर से वसूल कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो आवंटी है, मतलब जो अलॉटीज है, जिनको वो अलॉट किया गया, अब इन्होंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अब वो नियामक प्राधिकरण है या जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, निर्णायक अधिकारी, तो वो ब्याज के साथ बिल्डरों में जो भूमि राजस्व के बैकलॉग के रूप में बहाल की जा सकती है। भूमि राजस्व का बैकलॉग मतलब उनके संपत्ति को बेच के भी वसूल किया जा सकता है, जैसा कि ट्रेडिशनली जो तहसीलदार के पावर थे, तो एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इसको वसूल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से किया। दूसरा है कि इसमें डेवलपर्स ने जो तर्क दिया था वो ये था कि जो घर खरीदार है वो केवल भूमि के बकाया के रूप में ब्याज या जुर्माना वसूलने के पात्र है, कि एक तो इंटरेस्ट ले सकते हैं डिले यदि हो तो, और जुर्माना जो इसमें प्रावधान है, जुर्माने के भी प्रावधान है, तो वो किया जाए। तो इसमें अदालत ने यह कहा कि जो आवंटी को वापस किया जाता है वो उसकी अपनी बचत है, क्योंकि पैसा तो पहले ही एडवांस में दे देता है और बाद में हैंडिंग ओवर के वक्त थोड़ा सा अमाउंट देता है, जो भी एज पर देयर एग्रीमेंट। अब ये जो प्राधिकरण होता है, जो रेरा है, वो इसमें काउंट करेगा या एस्टिमेट करेगा कि इसमें ब्याज के साथ जो राशि है वो वसूली योग्य हो जाती है, और ये जो है ये बकाया कानून में प्रवर्तनीय हो जाता है, मतलब इसको एक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इसको कर सकते हो, उसके लिए जरूरी हो तो बिल्डर्स की संपत्ति को भी बेचा जा सकता है। अब इसमें जो प्रावधान है जुर्माना, जुर्माने के प्रावधान यह है कि कोई भी रेरा के आदेश को चुनौती देना है तो जो डेवलपर्स है वो नियामक द्वारा आदेशित दंड का कम से कम 30% या पूरी राशि जमा करना अनिवार्य है। मतलब या तो पहले वो जुर्माना जमा कर देंगे, या तो कम से कम 30% राशि वो जमा कर देंगे, उसके बाद उसको चुनौती देंगे, क्योंकि पैसा तो उन्होंने ले ही लिया है। अब इसमें ये देखने के लिए देखा जाता है कि जो केवल वास्तविक अपीलें प्रस्तुत की जाए, और ऐसा ना हो कि जहां जहां वो जीत गए कस्टमर्स या घर खरीदार जीत गए, तो वहां पे बस उसको अपील करके उसको केवल डिले कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी कर दिया गया कि 30% कम से कम वो जमा कर दे। दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था
कि जो पहले से जमा किया गया है प्रमोटर का जो दायित्व, तो किसी भी स्थिति में जो सेक्शन 14 है, सॉरी अपना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 14 है या फिर 19(1)(g कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका कहीं भी उल्लंघन ना हो, कि जिसमें किसी भी पेशे का प्रयोग करने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए स्वतंत्रता। अब ये हर बिल्डर को भी अपना बिजनेस करने का अधिकार है, जिसके तहत वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीजें प्रभावित ना हो, ये इसमें कहा गया। तो इसमें इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बीच में प्रश्न हम ले सकते हैं। धन्यवाद। सर मैं एक बात बताऊंगी कि हमारा प्रोजेक्ट पुष्पांजलि का ऑर्किड पार्क और उनके जो बाकी 2 प्रोजेक्ट्स थे दालनवाला में, तीनों प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड थे रेरा के अंडर। अब रेरा की रजिस्ट्री के अंडर क्या मतलब है कि रेरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, करेक्ट। अब वो रेगुलेट करेगी, टाइम टू टाइम देखेगी पूरा हुआ या नहीं हुआ। और एमडीडीए से तो पहले ही आ गया था इसका अप्रूवल। मैं तो रीजनल कमिश्नर तक गई थी, उसके बाद मैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग तक गई सेंटर में कि भैया आपने क्या रेगुलेट किया रेरा ने, मुझे ये समझा दीजिए आप। जब वो नहीं बन रहा था प्रोजेक्ट, ऑलरेडी डिले शुरू हो गई, तो क्या हमें ही जाके ऑनलाइन कंप्लेन करनी है? रेरा ने क्या रेगुलेट किया? रेरा को क्यों नहीं पता लगा कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है? रेरा की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या किस बात की रेगुलेशन कर रही है? आप मुझे बताइए, 10 लोग रेरा के ऑफिस में बैठ के हजारों केस कैसे निपटाएंगे? हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये है, आपने सिर्फ क्रिएट करने के लिए कि भाई हमने देखो झंडा गाड़ दिया, रेरा एक क्रिएट कर दिया, क्या हुआ उससे? मुझे क्या न्याय मिला? सिर्फ एक खाना पूर्ति हुई फाइल में और मेरे 7 साल बर्बाद हुए। 2018 जजमेंट और आज मैं उसको सिर्फ खाना फाइलों में हुई और मुझे भरोसा रहा कभी तो न्याय मिलेगा रेरा से। और जजमेंट आने के बाद मैंने कितने चक्कर लगाए डीएम और तहसील के, कितने तो मैंने अपने मतलब ट्रांसपोर्टेशन में पैसे खर्च दिए। कभी दिल्ली जा रही हूँ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग से मिलने, कभी देहरादून में जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, पुलिस के पास जा रही हूँ। क्या हुआ उसमें? जबकि बिल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी उस वक्त थी देहरादून में, तब भी तहसील डीएम रेरा कुछ नहीं कर पाए। और हमें एक हरिद्वार में प्रॉपर्टी पता लगी, दीपक मित्तल की, जो कि दुबई भाग गया अपनी बीवी के साथ, उसकी एक हरिद्वार में प्रॉपर्टी पता लगी। अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता हमारे बीच में। मेरा तो हो ही जाता, क्योंकि मेरी अकेले की जजमेंट आई थी। अब तो रेरा डर के मारे किसी और बायर की हमारे प्रोजेक्ट में जजमेंट ही नहीं दे रहा। 5 साल से फाइलें दबा के बैठे हुए हैं, जजमेंट ही नहीं दे रहे। क्या लिखे? क्योंकि हमने लिखा ही है हमें सेक्शन 8 चाहिए। अब वो जजमेंट में ये तो नहीं बोल सकते कि हम सेक्शन 8 नहीं करेंगे, और ये भी नहीं बोलना चाहते कि हम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। करेगा कौन? मैन पावर तो है ही नहीं, ना ही पावर है उनके पास। तो हरिद्वार में जब हमें प्रॉपर्टी पता लगी, मैं रेरा के पास रोज सुबह से जाके शाम तक बैठी रहती थी, रोज। तंग आ गए थे वो मुझसे, और मैंने कहा कि आप भेजिए प्लीज हरिद्वार, मैं खुद जाऊंगी हरिद्वार, आप वहां के रिमाइंडर भेजिए। तो रेरा ने रिमाइंडर भेजा वहां की तहसील को, भाई क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला, हमने हरिद्वार भेज दिया। और इतनी इनकी मिली भगत थी बीच में, यहाँ से यहाँ तहसील के बीच में पता लग गया दीपक मित्तल को कि मेरी एक प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसने अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के नाम कर दी, जो कि उसकी ब्लड रिलेशंस में नहीं थे, कि इसको तो टच ही नहीं कर पाएगा बाय लॉ रेरा। और उसने जाके सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और वो दुबई से आया, हरिद्वार गया, उसने वो प्रॉपर्टी बेची, उसके अपने पैसे लिए और वापस दुबई चला गया। मतलब हमने उसको ये विंडो दी थी, पुलिस, रेरा, तहसील, डीएम के बीच में, कि तू आ, आराम से प्रॉपर्टी बेच और वापस चले जा। हाँ, क्योंकि तू बिल्डर है, तूने हमें पैसे दिए हैं या जो भी दिए हैं, नहीं दिए हैं, क्या किया है, तू इन्फ्लुएंशियल है, ये तो गरीब लोग हैं बेचारे, मिडिल क्लास, तो हम तो तुम्हारा ही साथ देंगे। I am sorry if I am sounding like this, but this is the bitterness which we have faced for last 7 years while we are fighting. और रेरा मुझे क्या बोलता है
जो आज के चेयरमैन थे रेरा के, अभी भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मिस्टर पनवर, वो मुझे क्या पूछते हैं, तुम यहाँ किस उससे हक से आते हो, तुम्हारा तो जजमेंट आ गया, जब मैं बाकी 90 लोगों के साथ जाती हूँ, क्यों नहीं आऊं, मैं कहाँ जाऊं फिर? आपने मेरी जजमेंट दी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो मुझे बोलते हैं जाइए यहाँ से, आप किस किस हक से यहाँ पर आई हैं? क्यों नहीं आऊंगी मैं? जजमेंट आपने दिया है, आपका काम है इस पे फॉलो अप करना। और हरिद्वार में मैं इतने महीने बोलती रही, लिखिए लिखिए लिखिए, वो आके बेच के भी चला गया। क्यों नहीं आपने टाइम पे एक्ट किया? और रेरा के पास इतना तो पावर होगा कि रेरा ये बोल सके सेंटर में, भाई हमें फटाफट कोई पावर आप दीजिए, इस केस में हम पकड़ सकते हैं इंसान को। 7 साल से हम सिर्फ घूम रहे थे, उसके बाद पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, फिर हम ईडी के पास गए, ईडी ने फटाफट एक को तो अंदर किया, कम से कम वो भी भागने की ताक में था। और रेरा के पास मैं शुरू में इतनी बार गई कि जो दूसरा पार्टनर है वालिया, इसके वाइफ के बैंक में पैसे हैं, आप उससे हमारे पैसे निपटाइए, क्योंकि उसके पास काफी पैसे थे उसकी। तो रेरा हमें ये बोलता है कि रेरा एक्ट में लिखा है हम सिर्फ बिल्डर की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर के, अगर वो वालिया बिल्डर है तो या मित्तल बिल्डर है, तो हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं अटैच, उसके बैंक अकाउंट को कर सकते हैं, उसके बीवी बच्चों के बैंक अकाउंट को नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि उसकी बीवी काम नहीं करती, तो पैसे कहाँ से आए? वो करोड़ों रुपए उसके बैंक में कहाँ से आए? हस्बैंड के अकाउंट से आए ना, ट्रांसफर नहीं देख सकते आप क्या? कैश भी जमा हुआ होगा तो कहाँ से आए? जब वो काम ही नहीं करती, उसके कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये तो फिर सोचना पड़ेगा भाई, ये कहाँ से टपक रहे हैं जो हमें नहीं मिलते इनको मिल जाते हैं। अब उसकी बीवी का अकाउंट हम नहीं फ्रीज करेंगे, 2 साल में भागती रही कि आप उसके अकाउंट से निकालिए, नहीं किया उन्होंने, नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास प्रावधान ही नहीं है। डीएम 4 बदल गए, चारों से मैं अपनी बहसबाजी कर चुकी हूँ, बहुत बार मिल चुकी हूँ, आश्वासन इतने बड़े बड़े मिलते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन रेरा में हुई है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद रेरा ने रेगुलेट क्या किया? एमडीडीए से अप्रूव प्रॉपर्टी थी, टाइम टू टाइम जाके देखा क्या? क्या बिल्डर के साथ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मीटिंग की कि आप कहाँ तक पहुंचे, टाइमलाइन आपकी कहाँ तक पहुंची? रेरा का तो वेबसाइट ही इतना स्लो है, मतलब एक चीज करने के लिए आपको देखना पड़ता है किस घंटे में जल्दी चलेगी ये वेबसाइट, सर्वर उनका इतना चलता है। और मुझे बोलते हैं उसके बाद कि मैं जजमेंट के लिए आती रही कि मेरे को यहाँ पे आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, आपका हमसे अब कुछ लेना देना नहीं, हमने आपको पेपर दे दिया जजमेंट का। ये तरीका है क्या एक ऐसे बाहर से बात करने का, जो कि 7 साल से भाग रहा है और 90 लोगों को लीड भी कर रहा है और आपको दिखा रहा है रास्ता, भाई रेरा में जाओ? तो वो भी क्या करेंगे जब उनके पावर नहीं, वो क्या ही बोलेंगे उसके बाद? हमने तो वहां धरना भी दिया, किसी ने आज तक नहीं दिया, हम रेरा की सीढ़ियों पे जाके बैनर्स बना के उसमें ही पैसे खर्च के पोस्टर बना के बैठ गए, वहां पे मीडिया को भी बुलाया, भैया आओ देखो रेरा कुछ नहीं कर रहा है। मुझे बोलते हैं कि आप इसमें प्रावधान है, आप एक मेंटल हैरेसमेंट के लिए फाइन का केस डाल दो रेरा में। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब वो तो पैसे मिले नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट तो छोड़ो, और अब फाइन जरूर मिल जाएगा इसके ऊपर। तो मैंने कहा पेपर दीजिए, कहाँ डालूं, किसके पास जाऊं? वो तो अभी रिक्रूट नहीं हुआ जी, उसकी रिक्रूटमेंट का हमने ऐड दिया है, जब वो बंदा रिक्रूट हो जाएगा हम आपको बता देंगे, फिर अब आके फाइन की एप्लीकेशन डाल देना। वाह वाह वाह, मतलब ये तो हाल है सिस्टम का। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इंडिया की, बहुत पेट्रियोटिक हूँ, बट आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट द वे टू डील विद बायर्स, विद मिडिल क्लास फैमिलीज। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जजमेंट ही ना दें भागने के लिए, कि जजमेंट दे दी तो कविता के जैसे और लोग आ जाएंगे कि अब इसको एग्जीक्यूट भी करो, तो हम जजमेंट ही नहीं देंगे। 5 साल हो गए, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, 64 केसेस थे हमारे टोटल, सिर्फ एक जजमेंट आई है मेरी 63 केसेस का, आज तक जजमेंट ही नहीं दे रहा रेरा, डर के मारे लिख ही नहीं रहा है कि क्या जजमेंट दे, पैसे वापस करो तो कहाँ से आएंगे, 8 सेक्शन 8 लागू करो तो वो तो हम करना नहीं चाहते, जो जजमेंट में कैसे लिख दें? बिल्डर की प्रॉपर्टी आप अटैच नहीं करते, उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी आप कर नहीं सकते, ये अटैचमेंट के लिए आप जाओ जी दूसरी जगह, तहसील डीएम, तहसील डीएम में आप जाओ, हजारों की लाइन पहले ही लगी होती है, वो तो 2 मिनट आपको मिल जाते हैं, वही बहुत है, मुझे तो 10-10 मिनट मिले। मैं रीजनल कमिश्नर के पास गई थी 5 साल पहले, बड़ी मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली, 3 मिनट लिए उन्होंने मेरे, और मेरे मुंह पे बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, देख के पैसे लगाने थे।
दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सिस्टम। आप इतना ट्रस्ट लेके जाते हैं इनके पास, तो किस बात की रेगुलेटरी अथॉरिटी? आपने सिर्फ खाना पूर्ति की, एक रेरा बना दिया कि चलो जी हम तो बोलेंगे रेरा बना दिया। किस लिए बनाया आपने रेरा? क्या किया रेरा ने? रेगुलेट तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फाइल में खाना पूर्ति चल रही है। मुझे ये पता है कि जजमेंट आ गया इस बात का, मुझे बहुत बड़ा, 6 महीने में बहुत खुश रही। मेरा तो जजमेंट आ गया भाई, मेरे तो पैसे मिल ही जाएंगे। सारी जिंदगी काम करके 1 करोड़ रुपए लगा दिया, क्या मिला मुझे? आज तक भाग रही हूँ, कहीं और नौकरी नहीं कर सकती देहरादून के बाहर। जो लोन क्योंकि मैं देहरादून छोड़ना नहीं चाहती, रोज कोर्ट कचहरी, ईडी वीडी, इधर उधर भागना पड़ता है। कौन करेगा? कैंसर से पीड़ित थी मैं, हॉस्पिटल से रिलीज हुई, कैनोला लगा के गई थी वहां पे रेरा की हियरिंग में। कैनोला लगा के यहाँ पे लगा हुआ था इंजेक्शन हाथ पे। ऐसे ऐसे हमने मतलब दिन देखे हैं। तो क्या हम इतने भरोसे से गए जिस अथॉरिटी में, क्या रेगुलेट कर रही है और गवर्नमेंट ने क्या इसको पावर दी है? आप जब पावर नहीं दे रहे तो आप क्यों क्रिएट करते हैं? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं, इतने लोगों को वहां बिठा रहे हैं, किस लिए? उनके लिए भी सिरदर्दी, हमारे लिए भी। वो तो चल ही रहा था पहले भी, अभी भी फाइल मूव ही हो रही है। उस ऑफिस में नहीं हो रही, इस ऑफिस में फाइल मूव हो रही है। हुआ क्या? हम 90 लोग तो तंग आ गए उसके बाद, जब उसने मुझे मना कर दिया यहाँ पे घुसना मत आगे से। तो फिर मैं उसके बाद गई ऑफिस में फिर से, तो उन्होंने कहा फाइन के लिए डाल दो एप्लीकेशन। अरे जब प्रिंसिपल ही नहीं मिला, इंटरेस्ट ही नहीं मिला, फाइन डालूं? और उसके लिए अभी तक बंदा ही अपॉइंटेड नहीं है। वाह भाई वाह, क्या ये क्या सिस्टम है? ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का सिस्टम है कि आपने एक रेरा किया, खड़ा किया। अगर खड़ा किया था तो उसको इतना बड़ा बनाओ कि बिल्डर के मन में डर रहे, भैया मैंने जी रजिस्टर करा है ये प्रॉपर्टी। जी मैडम, बिल्कुल आपने बहुत ही ग्राउंड का अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हुआ है, और जो भी आपने बताई है वो इस तरफ इशारा करता है कि जो इंडिया का पूरा सिस्टम है, प्रशासनिक ढांचा, सिर्फ रेरा की बात नहीं है। आपने जिस तरह से बताया कि आप कलेक्टर्स, डीएम सबके पास आप गई हैं और तमाम से आपको एक तरह से नकारात्मक उनसे फीडबैक प्राप्त हुआ, और लोगों ने उल्टा आपके ऊपर आपको डांटा, आपको कहा कि ऐसे जगह पे क्यों पैसे लगाए, देख सुन के पैसे लगाना। इस बात से पूरी तरह से ये तय है, क्लियर है सारी चीजें। ईडी की आपने बात करी और तमाम आगे का आप गई, इससे तय है कि हमारे देश का, आपने कहा कि आप इंडिया की फैन है, आप इंडियन है, आप तो सती स्वरूपा हैं। आज इस नवरात्रि में जिस तरह से आपने जो लड़ाई लड़ी है, न केवल अपने लिए बल्कि 90 अन्य आपके साथ जो पीड़ित थे उनकी लड़ाई आपने लड़ी। आपने बताया कि आप कैंसर पेशेंट होते हुए आपने ये लड़ाई लड़ी, तो ये तो बहुत ही अनुकरणीय है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे इंडिया का सिस्टम है वो कितना गिर चुका है, कितना इससे ज्यादा और क्या गिरेगा प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक सिस्टम, उसका एक बेहतरीन उदाहरण आपने प्रस्तुत किया हुआ है। तो ईडी का उपयोग है, सीबीआई का उपयोग है, सारी चीजों का उपयोग है। आपने बताया कि पैसे की गड़बड़ी हुई है, तो पैसे की गड़बड़ी हुई है तो भाई ईडी को देखना चाहिए सारी चीजें। आपने सही कहा कि अकाउंट में आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, वो देखो। पर उनको आपकी समस्या देखने का टाइम नहीं है, वो आपकी समस्या नहीं देखेंगे। वो सत्ताधारी पार्टी के गुलाम की तरह ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसियां, जब सत्ताधारी पार्टी ये चाहेंगी कि अमुक व्यक्ति हमारा विरोधी है, विपक्षी है ना, इसको ठिकाने लगाना है, तो ऐसे कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आम जन की और देश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी संस्थाओं का उपयोग कहीं नहीं दिखा, आज तक नहीं दिखा है। यदि दिखता तो आप देखते हैं कि मतलब इस तरह से इस कदर भ्रष्टाचार नहीं होता। मंत्रालय, चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय हो, चाहे वो राज्य स्तर के राज्य सरकारों के मंत्रालय हो, ये भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु हैं। ये भ्रष्टाचार रेगुलेटरी अथॉरिटी इनको बोल सकते हैं, कि मतलब यहाँ से भ्रष्टाचार पूरा रेगुलेट होता है मंत्रालयों से। एसीएस, पीएस, सीएस और बड़े जो भी है ना सेक्रेटरी लेवल के जो भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये जो बैठे रहते हैं, सभी विभागों के बैठे रहते हैं, इनको सभी विभागों की जानकारी है। लोग परेशान होकर के यहाँ शिकायतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मंत्रालयों में शिकायतें अंबार लगा रहता है, लेकिन क्या होता है वहां से उसकी कोई देखने वाला नहीं रहता है कि टाइम बाउंड मैनर पे इन शिकायतों की सर सुनवाई हो, मैं इनको सुना तीन जाए। बार 3 बार धामी जी से मिल चुकी हूँ। तीसरी बार उनके फेस से लग रहा था कि अगली बार आई तो देख लेना। नहीं बस वही मैंने वही हम ऑनलाइन वही वही इस कंप्लेन चीज को किया वही सीएम इस चीज पोर्टल को पे। बता रहे हैं। एक साल में
सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करके फॉलो अप करती रही, पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट किया, तो उसके बाद एक सीएम पीएम पोर्टल तो सीएम कुछ पोर्टल तो मैडम सिर्फ एक गेम हो गया है कि फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल टू थर्ड लेवल टू फोर्थ लेवल। इस तरह से आप लेवल गेम खेलते हैं ना बच्चों का, वीडियो गेम टाइप का, उसी तरह से ये गेम है। ये सीएम पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल, इनसे कुछ नहीं होने वाला। पहले सोच रही थोड़ा बहुत हूँ होता इधर। कंसल्टेंसी खोल लूं, फ्री में एनजीओ खोल लूं कि लोगों को बताऊं भैया कोई भी बनता हुआ मकान मत खरीदना, गलती से भी मत खरीदना। बहुत आवश्यक है। आप ऐसा ही करिए, थोड़ा सा जनता को आप जागरूक करिए, हो सकता है लोग लाइन पे आ जाएं, समझ जाएं, तो उससे जनता का फायदा हो जाए। बाकी इस प्रशासनिक व्यवस्था से भारत में आप उम्मीद मत करिए कि यहाँ से कुछ होगा। हाँ, जो लड़ाके हैं, लड़ने वाले हैं, फाइटर्स हैं, आप जैसी शक्ति स्वरूपा हैं जो लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, और बहुत सारे जो लोग लड़ रहे हैं सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए, आप लड़िए। अपनी कैपेसिटी पर लड़िए, अपने स्तर पर लड़िए, आप जो कर सकते हैं। लेकिन किसी से, प्रशासनिक व्यवस्था से आप उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ खड़े होंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपके विरोध में खड़े होंगे। वो पैसे वालों के, बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में होंगे, वो उनके साथ में होंगे, रसूखदारों के साथ में होंगे, वो आपके सर साथ में मगर नहीं होंगे। ये पर लड़ना। प्रशासनिक जो इसमें जो भी ड्रॉबैक है वो ठीक करने में भी आप और हम जैसे लोग जो आज आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों की जरूरत है, तभी प्रशासन थोड़ा जागेगा। ईडी ने तो फिर तंग आके दोनों हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार तो कर लिया, चाहे हमें पैसे नहीं दिए। वो हमें बोलते रहे 1 साल बाद 2 साल बाद आपके पैसे मिलेंगे, नहीं मिले, बट कम से कम ईडी की कस्टडी में तो लिया उन्होंने, डर के मारे, क्योंकि मैं दिल्ली तक पहुंच गई, इतना मैंने तंग किया, उन्हें परेशान किया कि आप नहीं करेंगे तो आप देखिएगा फिर। ये मतलब ये एक सिस्टम में पूरा कीड़ा जो है ना, ये निकालना ही एक बहुत जरूरी आवश्यकता बात है। बिल्कुल, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं, और आप हमारे सबके लिए एक प्रेरणा की स्रोत हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आप कैंसर पीड़ित होते हुए अपने स्तर पर आपने 90 लोगों की आपने लड़ाई लड़ी, आप लड़ रही है। हमें लगता है कि इससे बेहतर एक ग्राउंड लेवल का उदाहरण हम सभी पार्टिसिपेंट्स को, और जो भी इसको सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, और जहां भी ये बात पहुंच रही है, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यमों से लाइव हो अथवा रिकॉर्ड के बाद ये चीज आए, तो आप ये मान के चलें कि ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जैसे कि आपने लड़ाई लड़ी, और आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित तौर पर हम अपनी इस विषय पर जितनी ज्यादा आपकी तारीफ करें, और आप लगे रहिए और लोगों को और जागरूक करते रहिए। आत्मवीर सर भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आत्मवीर सर का भी वीडियो आया था, और वो भी इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे, अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे। तो यदि आत्मवीर सर आप रेडी हैं अपनी बात रखने के लिए, तो कृपया, स्वागत है सर। सभी साथियों को शारदीय नवरात्रि की